प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख आंदोलन रहा, जिसने समस्त जनता को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी की जहाँ तक हम बात करें तो भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। उनकी विचारधारा अफ्रीका के यथार्थ अनुभवों व प्रयासों का परिणाम थी। गांधी जी शुरुआत में ब्रिटिश सरकार के प्रबल समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे उनके सामने ब्रिटिश सरकार का वास्तविक चेहरा प्रकट होने लगा और तब वह ब्रिटिश सरकार के विरोधी बन गए, ब्रिटिश सरकार के असहयोगी बन गए। उन्होंने सत्याग्रह अर्थात सरकार के प्रति अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई। गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करने की दृष्टि से उसके आंदोलनों को सार्वजनिक आंदोलन बनाने का प्रयास किया। सन 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन भारत के व्यापक जन आंदोलन के रूप में गांधी जी के नेतृत्व में ही चला था। 1919 में खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई धारा जुड़ गई। भारतीय मुसलमानों की मांग थी कि तुर्की के सुल्तान खलीफा की सत्ता पुनर्स्थापित की जाए। युद्ध काल में मुस्लिम लीग व कांग्रेस काफ़ी निकट आ गए थे। देश में राष्ट्रवादियों का अच्छा प्रभाव था। गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण कर असहयोग व खिलाफत आंदोलन की वकालत की। असहयोग एवं खिलाफत का साझा कार्यक्रम यद्यपि बहुत प्रभावित रहा, लेकिन 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन इसने असहयोग आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अब हम बात करें कि महात्मा गांधी जब भारत आए तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और जो जल्द ही महात्मा गांधी कहे जाने लगे, वह 1915 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की ब्रिटिश सरकार की रंग भेद नीति के खिलाफ सफल सत्याग्रह का अभियान किया था और वहाँ से वापस भारत लौटे थे। उस समय भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी की जहाँ तक बात है तो वह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कुछ प्रोफेशनल पेशेवर लोगों के एक सीमित समूह द्वारा की जा रही थी। और जो उग्रवादी नेता थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है, तो वह 1914 में गरम दल के जो नेता बाल गंगाधर तिलक है 6 साल की सज़ा पूरी करके जेल से लौटे थे और अभी शांत थे। वहीं लाला लाजपत राय जो उनके सहयोगी थे, वह भी देश निर्वासन की सज़ा भुगत रहे थे। उन्हीं के एक और सहयोगी अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और पांडिचेरी में आश्रम बनाकर वहाँ रह रहे थे। इन सब कारणों से देश में राजनीतिक आंदोलन जो है उसकी गति काफ़ी धीमी हो गई थी और युद्ध में उलझी हुई ब्रिटिश सरकार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की जो ये शिथिलता थी, कमजोरी थी, वो एक वरदान जैसी ही थी। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आर्थिक और सामाजिक असंतोष उत्पन्न हुआ उसके भी कुछ कारण रहे, क्योंकि गांधी के दर्शन और राजनीतिक कार्यक्रम का जनता में जो व्यापक आकर्षण रहा, इसे समझने से पहले हमें ये भी जानना होगा कि विश्व युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक और सामाजिक वातावरण या दशा किस प्रकार की थी। उस समय भारतीय जो जनता है वो बहुत परेशान थी। प्रथम विश्व युद्ध ने खाद्य का अभाव उत्पन्न कर दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के दाम बहुत बढ़ गए थे। लाखों किसानों को फौज में जबरन भेज दिया गया था और इसकी वजह से कृषि व्यवस्था भी खराब हो गई थी और साथ ही अनाज का उत्पादन भी कम हो गया। और खाद्यान्नों के दामों की वृद्धि से ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों, भारतीय जमींदारों तथा व्यापारियों को तो बहुत लाभ हुआ, किंतु आम जनता इससे तबाह हो गई। इसी प्रकार फौज के लिए जबरन भर्ती जो है 1914 से 1923 के बीच जो है बिना किसी रुकावट के जारी रही, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। इसका एक कारण यह भी था कि युद्ध के आर्थिक प्रभाव की मार ग्रामीण समाज के सभी वर्ग जो है, समुदाय जो है, पहले से ही झेल रहे थे और इसी काल में भूमिहीन होने वाले और बेदखली खेतिहर बनते जाने वाले किसानों की संख्या में भी स्पष्ट वृद्धि हुई और ज़मीनें जो है गैर खेतिहर वर्गों समूहों के हाथों में पहुंचती रहीं। कुछ क्षेत्रों में इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों की बढ़ती आर्थिक परेशानी संगठित किसान सभाओं के प्रतिरोध के रूप में भी व्यक्त हुई। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उद्योगों का प्रसार तो हुआ तथा संगठित उद्योगों में मजदूरों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी, लेकिन
युद्धकाल में और उसके बाद में व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा मुनाफे कमाए, जबकि मज़दूरों की जो वास्तविक मजदूरियां हैं उनमें भी बहुत गिरावट हुई। हड़तालों की वजह से कुछ वेतन बढ़ा भी, तो महंगाई की तुलना में वे बहुत कम था, ना काफ़ी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जनता के लगभग सभी वर्गों के लिए प्रथम विश्व युद्ध ने सामाजिक और आर्थिक असंतोष उत्पन्न किया और जन आक्रोश के एक संभावित उभार के लिए आवश्यक सामाजिक लामबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। विश्व युद्ध ने पश्चिमी संस्कृति चमक दमक से प्रभावित शिक्षित नौजवानों का मोहभंग भी कर दिया और अचानक ही उनको पश्चिमी सभ्यता का एक घृणित चेहरा नजर आने लगा। इस प्रकार गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से सफल टकराव की पृष्ठभूमि के साथ भारत आए, तो उनका स्वागत नैतिक और राजनीतिक हताशा के वातावरण ने किया। भारत में उस समय की जो राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश राज के राजनीतिक क्षेत्रों में भी भारत के लिए स्वशासन के विचार को यद्यपि और ज़्यादा स्वीकृति मिली और ब्रिटिश सरकार की नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, लेकिन असंतोष अभी भी विद्यमान रहा। दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहली बार लखनऊ में एक साझा संवैधानिक कार्यक्रम तैयार किया। होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी इसी दौर में हुई और अप्रैल 1917 में उसकी नेता एनी बेसेंट की नज़रबंदी ने भारतीय राजनीति में और भी तीव्रता उत्पन्न की। विद्यार्थियों, अब हम बात करें महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश की। तो जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था कि गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। केवल पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अनपढ़ और देहाती लोग भी गांधी जी के कार्यों के बारे में अब जान गए थे और उनके प्रति आदर भाव रखते थे। गांधी जी का ये विचार था कि किसी भी मुद्दे पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक संपूर्ण स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाए। जब वे गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रमुख उदारवादी नेता थे उनसे मिले, तो उन्होंने भी उनको यही सलाह दी कि वे पहले पूरे देश का दौरा करें और सही राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। अतः वे 1 साल तक देश का दौरा करते रहे। उन्होंने निर्णय किया कि फिलहाल वे किसी राजनीतिक मुद्दे पर सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। दूसरे साल भी वे राजनीतिक सक्रियता से दूर रहे और इसी दौरान उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके अनुयायी और मित्र सत्य व अहिंसा के आदर्शों को सीख सकें और व्यवहार में भी उनको ला सकें। गांधी जी का मानना था कि संघर्षों का एकमात्र तरीका है सत्याग्रह। सत्याग्रह से उनका अभिप्राय था सत्य पर अटल रहना। सत्याग्रह असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीतने का नैतिक शस्त्र है। सन 1917 में ही उन्हें सक्रिय राजनीति में भाग लेने का मौका भी मिल गया। 1917 में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पर 2 प्रमुख सफलताएं हासिल की। पहली, भारतीय मजदूरों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए ले जाने की पद्धति को बंद करवाना और दूसरा, चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों को दूर करवाना। चंपारण के बाद अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को सफल बनाना और उसके बाद खेड़ा जिले में कृषकों को लगान में छूट दिलवाना उनकी अहिंसात्मक सत्याग्रह की सफलता थी। और ये तीनों संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए थे। तो चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद के वस्त्र मिल मालिकों मजदूरों का जो वेतन का विवाद था उसको सुलझाना गांधी जी का महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो विद्यार्थियों, ये एक पृष्ठभूमि है जो हमें असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी के जुड़ाव को प्रकट करती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि असहयोग क्या है और असहयोग आंदोलन के कारण क्या हैं। धन्यवाद।